नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू की एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे 11 मार्च को क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कुछ मूवमेंट आ सकता है, वो आया भी। सबसे पहले पहुँच जाते हैं सीधा हम निफ्टी 50 में। हमने डिस्कस किया था कि 22,000 का लेवल जो यानी ये लेवल है, हमको अब सपोर्ट के रूप में कन्फर्म दिख रहा है। तो मार्केट कैसे मूव करता है वो आगे डिसाइड करेंगे। गिफ्ट निफ्टी इस समय 22,600 के ऊपर है। तो अच्छा मोमेंट है उसमें, तो देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी का आप जो ओपनिंग है वो नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स, टाटा के स्टॉक्स स्पेशली, टाटा सन्स के आईपीओ की वजह से ऊपर गए थे। अब ऐसा न्यूज़ आ रहा है, देखिए कुछ भी कंफर्म नहीं है, रिपोर्ट आ रही है कुछ मीडिया आउटलेट्स की वजह से कि टाटा सन्स हो सकता है अपना आईपीओ ना लेके आए, कुछ डिले करें, कुछ या तो उसमें उन्होंने एग्जेम्पशन की मांग की थी लेकिन आरबीआई से रिजेक्ट हो गया है या सेबी से रिजेक्ट हो गया है। उसके बाद अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना स्टेटस चेंज कर दें एनबीएफसी और पता नहीं क्या कर लें। तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो अपना आईपीओ डिले करें या लैग करें। तो उसकी वजह से जो टाटा स्टॉक्स, खास तौर से टाटा केमिकल वगैरह ऊपर गए थे, वो नीचे आएँगे, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिले भी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट दिखाया है काफ़ी सरप्राइज़िंग है। मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी रिकवर करेगा, अपने ऑल टाइम हाई के पास आएगा। लेकिन ये जो गैप फिल था ये वाला, ये बड़ा-सा गैप यहाँ आप देख रहे हो, इसको बहुत ईज़िली फिल करके ये ऊपर पहुँच चुका है, मोमेंटम भी है। बैंक स्टॉक्स में ये तब है जब एचडीएफसी, कोटक जैसे बैंक अभी उतने नहीं चले हैं। जब चलेंगे तो अच्छा मोमेंटम आएगा, तो बैंक्स अभी भी पॉजिटिव है, इनको हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। 2 एनबीएफसीज़ को देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को। तो अभी आपके सामने बजाज फाइनेंस का चार्ट है। अ, कुछ इसने रिकवरी करने की कोशिश की है, देखिए आप यहाँ से, सॉरी, एक रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर की है। इसको डेली से हटा के सीधा वीकली बेस पे लगा लेते हैं। तो वीकली बेसिस पे आप देखोगे तो लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन लंबी-लंबी नीचे विक बनी हुई है। ये सपोर्ट तो था नहीं, इसको हटा देते हैं। तो लंबी-लंबी विक बनती जा रही है, तो पहले क्या इस लेवल पे सपोर्ट था? तो आप देखोगे कि अगर आप इसी को लेवल को ड्रा करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस लेवल पे सपोर्ट बिल्कुल था। आप और पीछे लेके जाओ, दिखेगा कि सपोर्ट था यहाँ से। बट क्या ये यहीं से रिकवरी करेगी? श्योर शॉट तो अभी कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एनबीएफसी में रिकवरी आ रही है, जिस तरह से एनबीएफसी में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो है ऊपर से यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी है। तो अगेन आज जिस लेवल पर है यही क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने बाइंग की थी तो यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कई बार बाइंग की थी। तो एवरेज बाइंग प्राइस मेरा पर्टिकुलरली तो इसी प्राइस पर है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर है। पर मैं रेडी हूँ। अगर ये मेरे को इस लेवल पे मिल गया नीचे वापस, मैं फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मेरे को इस लेवल पे मिल गया ये 55-56 पे, तो मैं तो इसमें यहाँ पे बल्क बाइंग करूँगा। आपको करनी है नहीं करनी है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है फिर करनी है। उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। देखिए मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कोई भी नहीं है। सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की। अब ये लेवल जो है ना 6400 का, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट तब है जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, वीकली से इसको कन्वर्ट कर लेंगे मंथली में। तो मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करने के बाद बजाज फाइनेंस में आप क्या देखते हैं कि ये हमने कोविड के बाद से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस ट्रेंड लाइन को आप इग्नोर भी कर सकते हो फिलहाल के लिए। देखने वाली बात क्या है कि ये एक लो बना हुआ है, फिर एक हाई बना। देखिए हाई कांस्टेंट है, ये टच नहीं करा हुआ है, लेकिन अगला जो लो था, वो प्रीवियस लो के ऊपर था। अब यहाँ पर देखिए ये भी जो लो है, ये प्रीवियस लो से ऊपर है। अब अगर यहाँ से ये रिकवरी करता है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से रिकवरी करेगा, इस तरह से एक डोजी बनी, एक रेड कैंडल, और इस तरह से मान लेते हैं ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर एक, और वो एक रिवर्सल का सिंबल होगी, एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न होगा और यहाँ से वो रिवर्सल करता है। तो ये दिखाएगा कि एक हायर हाई बनने जा रहा है, एक हायर लो बनने जा रहा है, एक और तब इस जो ये 8000 का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जो काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से तड़पा रहा है, इसको ये ब्रेक ज़रूर कर सकता है। याद रखिए, पूरे पॉसिबिलिटी कि वापस इस नीचे लेवल पर भी आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। देखिए, शेयर मार्केट है, ऊपर-नीचे कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन चार्ट हमको ये बता रहा है, एक इस तरह से पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है बजाज फाइनेंस में। वैसे भी 2024 रेट कट का है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये सब बोलने वाली बात है खैर, लेकिन महीने 9 महीने साल के लास्ट में अ, ज़रूर कट होंगे इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद ये ईज़ी लोन मिलेगा। फिलहाल आरबीआई का प्रेशर है, इसीलिए एनबीएफसी इस प्रेशर में आ रहे हैं, तो ऊपर से देखिए 8000 से नीचे 64 तक आ गया। बट चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, ये हमको क्लियरली दिख रहा है मंथली बेसिस पर। याद रखिए मंथली है ये, बहुत टाइम लेता है, 1 महीना ले जाता है कैंडल को फॉर्म करने में। अभी आपको ये डोजी दिख रही है, ये डोजी भी पूरी बनी नहीं है, क्योंकि अभी तो 10 ही दिन हुए महीने में। हो सकता है कि ये बड़ी रेड बने, हो सकता है कि बनी ग्रीन बने, हो सकता है कि यहीं से ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाए, तो आप क्या करोगे? तो हमको चार्ट को देखना है, इसको फ्यूचर को किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, उस तरह से प्रेडिक्ट करके अपने को आगे चलने का है। बजाज फाइनेंस के बाद अब आ जाते हैं बजाज फिनसर्व।
बजाज फिनसर्व में आप देख रहे हो ना क्या, तो आपको डेली बेसिस पर एक लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी ले लोगे ना, तो भी आप देखोगे कि इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे जा रहा है। कुछ-कुछ आपको आईडीएफसी बैंक की याद दिला रहा होगा, जहाँ से आप देखोगे तो इस तरह से एक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी में। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ डेली बेसिस पे देखोगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है आपको एक मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। याद रखिए कि एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, फिर एक डोजी और एक ये ग्रीन कैंडल का आइडियली इसके बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है, एक एक प्राइस यहाँ पे अरेस्ट हो रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर आप इस तरह से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करो, तो इसी सपोर्ट लाइन के पास है और यहाँ से एक जंप आ सकता है। लेकिन अगेन इसको अपना प्रीवियस हाई ज़रूर बीट करना होगा, अगर प्रीवियस हाई बीट नहीं कर रहा है, टाटा बाय-बाय, इसमें आप ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद हमने लास्ट थर्सडे में देखा था एशियन पेंट्स और एपल इंडिया को भी देखा था, एसबीआई कार्ड को भी देखा था, एक बार क्विकली उसको रिव्यू कर लेते हैं। एशियन पेंट्स में हमने देखा था कि यहाँ पर एक लेवल है, सपोर्ट है। इस लेवल से हमको एक सपोर्ट दिखता आ रहा है, ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम भी दिखाई दी। अब क्या ये एक्सपायरी का रिलेटेड मूव था या क्यों भी था? सबसे पहले तो आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है इसको मूव करना पड़ेगा। पिडलेट ने जहाँ ब्रेकआउट दे दिया, एशियन पेंट्स अभी काफ़ी दूर है। डेली से कोरिलेट कर लेते हैं इसको वीकली बेसिस पर, क्यों? क्योंकि हमने वीकली बेसिस पे इसको एनालिसिस की थी। 200 वीकली एक्सपोनेंशियल पे जो इसने डार्ट बनाया था, वो बेसिकली उसी पे बनाया था। आप देखो अभी भी फिर से एक बार जो पहली जो रेड कैंडल बनी थी, उसने वहीं से उसको रिजेक्शन मिला, उसी पे इसने पिन बार की तरह अपना पिन गाड़ दिया और इस वीक लगातार दूसरे वीक से इसने 200 वीकली का सपोर्ट लिया है। एक पॉजिटिव साइन है, हो सकता है कि यहाँ से मोमेंट आए, ऊपर जाए, बट अगेन अभी भी वीकली बेसिस पर भी ट्रेंड जो है लोअर लो, लोअर हाई का बना हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल के सिंबल नहीं है। एक अच्छी बाइंग आई और वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया तो आएगा। क्रूड के प्राइस में ऐसा सच कोई मूवमेंट नहीं आया ऊपर-नीचे, लेकिन पिडलेट मूवमेंट आया, एशियन पेंट्स मूवमेंट नहीं आया। एशियन पेंट्स से प्रेशर भी बहुत है। देखिए एशियन पेंट्स में जेएसडब्ल्यू पेंट्स, अब पेंट के बिज़नेस में सब उतर चुके हैं। एशियन पेंट्स अब, लेकिन आपको याद रखना है अगर आपने फंडामेंटल्स पढ़े हो तो एशियन पेंट्स सिर्फ़ पेंट्स पे नहीं है, अब वो होम डेकोर में चले गए हैं, लाइटिंग और अंदर-अंदर त इंटीरियर के आइटम्स भी बेच रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर लिया है। बट क्योंकि ये सालों-साल से चलते आ रहे हैं, तो बहुत सारे न्यू कंपनीज़, न्यू या ओल्ड या स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ पेंट सेक्शन में आ रहे हैं, और क्यों नहीं आएँगे जब जिस मार्केट में, जिस सेगमेंट में पैसा है, कौन उसमें नहीं आना चाहेगा? तो सबसे बड़ा शेयर एशियन पेंट्स का है, सब चाहते हैं कि इस बड़े से पाई से थोड़े-थोड़े स्लाइसेस वो भी ले लें, बट अगेन देखना होगा एशियन पेंट्स किस तरह सर्वाइव करता है। हम तो बने हुए हैं। अगेन कोई बाय सेल नहीं है, ना कोई रिकमेंडेशन है, सिर्फ एनालिसिस है। फिलहाल मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही काफ़ी इन्वेस्टेड हूँ, फिर आगे देखेंगे। एफएल इंडिया में हमने डिसाइड देखा था कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि हम इसको देख रहे थे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, इसके आसपास आके इसने बहुत ही लंबी सी विक बनाई है। अब पहले तो विक बनाई, उसके बाद हल्की सी ग्रीन कैंडल भी दिखाई दी। हमने सोचा था कि इसके आस-पास आएगा तो एक स्विंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। फंड्स भी इस समय काफ़ी ज़्यादा कम है। ईयर एंड चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर है, तो थोड़ा-सा हाथ वैसे भी कड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक अच्छा बाइंग प्राइस है। अगर वापस इस लाइन के आस-पास आया, 1050 के आस-पास आया, तो एक अच्छा लेवल स्विंग होगा आराम से 12-12.50, 1200 या 1250 या 1300 के आस-पास स्विंग करने के लिए। याद रखिए ये स्विंग जो होगा ये वीकली बेसिस पर होगा, डेली बेसिस पे हम चार्ट ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन 4, 5, 6 वीक्स हम इसमें दे सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ से पहले एक बार एसबीआई कार्ड देख लेते हैं, वो तो हम देखना भूल ही गए। तो एसबीआई कार्ड में वैसे कोई पोज़ीशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन अ, वो जो हमने लॉन्ग टर्म पे हमने अपना ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी थी, उसी के आस-पास है। ब्रेक नहीं कर रहा है, डेली से हटा के हमने इसको वीकली बेस पे देखा था, तो अपने आईपीओ प्राइस के आस-पास है, उसी लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से पहले भी 680, 685 पहुँच चुका है, तो देखना है कि कहाँ होता है। इसका का भी जो देखोगे तो 690 के आस-पास पहुँचा हुआ है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो अच्छी बात है, एक छोटा स्विंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जैसा हमने लास्ट में से किया था कि जो इसके हाई हैं वो लोअर हाई ही बने जा रहे हैं। तो अगर इस बार लोअर हाई बना तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एसबीआई कार्ड्स का क्रेडिट कार्ड मार्केट में शेयर भी कम होता जा रहा है। इसके बाद देख लेते हैं एचडीएफसी लाइफ। हमने डिस्कस किया था कि आखिरी क्वार्टर में हेल्थ इंश्योरेंस, तरह-तरह के इंश्योरेंस में लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, तो अच्छा क्वार्टर रहता है जनरली इनके लिए। वापस 620 के हमने बोला था कि ऊपर क्लोज़ होना चाहिए, ऊपर क्लोज़ भी हुआ। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन फिर भी क्लोज़ हुआ। अगेन बने हुए हैं इसमें, अगर डबल बॉटम बना के ऊपर गया है, कम पहला टारगेट इसका जो होगा 650 का ही होगा, देखते हैं अगर उसके ऊपर क्लोज़ करता है तो किस तरह से रहेगा। हम इसको लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं, स्विंग के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुक करना तो बनता ही है। अगर आपका भी प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ठीक है, बनता है, करना भी ज़रूरी है। टाटा पावर, टाटा केमिकल दोनों बहुत ऊपर थे। अगर इसको हम देखें, तो इसको हम देख रहे थे वीकली बेसिस पर, जहाँ इसने कप एंड
हैंडल का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो इस तरह से पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, जो 400 का टारगेट था, 400 का टारगेट मीट भी हो गया। अब इसके बाद मैं इसमें देख रहा था कि 50 डेमा के आसपास जब आएगा, तब इसमें हम बाइंग करेंगे। 50 डेमा के आसपास आया, बाइंग की, उससे पहले ही ब्रेकआउट आ गया। ये जो बड़ी कैंडल थी टाटा सन्स के आईपीओ की वजह से थी, तो हो सकता है कि कल प्रेशर ज़रूर आए इसमें, टाटा केमिकल में और टाटा के और शेयर्स में प्रेशर ज़रूर आए। वापस नीचे आए, 50 डेमा के आसपास देखेंगे इसको, 50 डेमा के आसपास आने का वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अब क्या करना है। फिलहाल प्रॉफिट एन्जॉय करेंगे, अगर आपका टारगेट 425 450 था, बुक करिए, एन्जॉय करिए। इसके बाद देखेंगे इंडिगो पेंट्स। देखिए इंडिगो पेंट्स वीकली बेसिस पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इंडिगो पेंट्स अ, आवाज़ और क्लीन साइंस। फिलहाल फंड नहीं है, अगर मेरे पास फंड होते तो मैं इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करता। एक अच्छे लेवल पर आ गया, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, एक बेसिकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो देखिए इस लेवल पर आ गया। एक अच्छा लेवल है इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने का। याद रखिए इन तीनों सेगमेंट में जो तीनों शेयर हैं, इनिशियल बाइंग करने का, फर्स्ट चंक बाय करने का अच्छा लेवल है। अगर इस लेवल पे मेरे पास फंड फिलहाल काफ़ी कम है, बट अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई तो मैं ज़रूर इन्वेस्टमेंट करूँगा इसमें। अगेन नीचे सपोर्ट तो है ही, फंडामेंटली कोई अच्छी नहीं, इंडिगो पेंट्स तो धमाधक, अब इस बार रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे, तो धमाकेदार रिजल्ट, फंडामेंटली अच्छी कंपनी, सेगमेंट भी अच्छा पेंट्स। अगर जेएसडब्ल्यू पेंट आता है या फिर ग्रासिम या इस तरह अपना पेंट उतारते हैं तो एशियन पेंट्स में ज़रूर डैन पड़ेगा, लेकिन इंडिगो पेंट्स तो पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं। आवास फाइनेंसियर्स, इसको भी आप देखोगे बहुत लंबी वॉल्यूम थी, किसी ने बहुत अ, बड़ी सेलिंग की है इस वीक। लेकिन अगर आप इसको देखोगे वीकली से टाके, अगर हम इसको मंथली बेसिस पे लगा दें ना, तो आपको देखोगे कि ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुका है। अ, अगर हम देखें तो अपने हाई से ऑलमोस्ट हाई से कहाँ, तो ऑलमोस्ट 57-60% के डिस्काउंट पे मिल रहा है आवास। तो इनिशियल फर्स्ट बाइंग करने के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर यहाँ से बाइंग करने को मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। इस लेवल पे एक सपोर्ट भी है। अगर आप देखोगे मैं इस लेवल पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी हो सकता है कि इस तरह से डबल बॉटम बना के मूव करे। हो सकता है नीचे भी जाए, बट इनिशियली अगेन फर्स्ट चंक बाय करने के लिए बहुत अच्छा है लेवल है। अगर मेरे पास होता तो बाय करता। अगेन सेम कहानी क्लीन साइंस में है, वीकली बेस पे चार्ट ड्रॉ कर रखा है मैंने। एक अच्छे लेवल पर आ गया है। इस लेवल पर एक बाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी ठीक है। फर्स्ट चंक याद रखिए, फर्स्ट चंक की बाय करनी है। अगर आप 5 चंक बाय करते हैं तो उसमें से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। ये याद रखिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एक फंडामेंटली है, एक टेक्निकली एक एनालिसिस है, उसके बेस पर मैं कह रहा हूँ। क्लीन साइंस की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वैसे भी बहुत बेहतरीन है, और जिस तरह से आजकल पुश चल रहा है क्लीन साइंस का, लिटरली क्लीन साइंस का चल रहा है, क्लीन स्पेशलिटी केमिकल, उसमें पूरी पोर्टफोलियो उनकी भरी हुई। आखिरी में देख लेते हैं कोलगेट पाल्मोलिव, उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे हमने पहले से एनालिसिस कर रखी है। तो ये कप और एक हैंडल, इस कप हैंडल का ब्रेकआउट हमने एन्जॉय किया, और वो 1897 पे हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया। देखिए कोलगेट पाल्मोलिव में कई बार मैं ट्रेड ले चुका हूँ और प्रॉफिट बुक करके भी चुका हूँ, तो मेरा पहले इसमें इंटरेस्ट था, फिलहाल मेरे पास नहीं है, पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, निकला, उसके बाद मैंने वेट किया किसका? उसके बाद मैंने वेट किया इस अ, पोल एंड फ्लैग का। इस पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट करोगे ना, यही टारगेट ऊपर था, तो इसने इस टारगेट को पूरा किया, बिल्कुल पूरा किया। तो काफ़ी 2-3 बार मैंने इसको ट्रेड किया है, लेकिन अब आप देख रहे हो ना, अब फिर एक काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग बन रहा है। डेली बेसिस पे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको वीकली बेसिस पे ड्रॉ करूँ ना, तो आपको नहीं, हमने इस तरह से जो ड्रॉ किया था, आपको सिमिलरली वैसा ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लूँ, यहाँ से भी मैं अगर एक एक ऐसा ट्रेंड लाइन ले लूँ, और फिर एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पैरेलल चैनल, और मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से आप देखोगे कि एक और पोल फ्लैग बन रहा है। इस पोल फ्लैग का मीट हुआ और एक नया पोल फ्लैग बन रहा है। अगर मैं इसको मंथली बेसिस पे लगा दूँगा तो आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा कि जैसा पिछला पोल एंड फ्लैग था, एक बड़ा-सा पोल 3 महीने का कंसोलिडेशन, तीसरे महीने से ब्रेकआउट भी दिया। देखिए तीसरे महीने, अगर मैं इसको ज़ूम करूँ तो तीसरे महीने जो इसका मंथ था, वो इसने ऊपर से शुरू किया और ऊपर करते-करते इसने उसको ऊपर क्लोज़ कर दिया था। सेम कहानी वैसे ही कोलगेट-पाल्मोलिव में हो रही है, तीसरे महीने में है। फ्लैग का जो फॉर्मेशन 3rd महीने में है, और आप देखो कि ऊपर से ही स्टार्ट किया है और अपर बाउंड्री के बहुत पास है। अगर इसने इसको ब्रीच कर दिया तो अगला टारगेट क्या होगा? यही जो लेवल है, लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं इसी को हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करने के बाद यही टारगेट जो है, हम इसको ऊपर पेस्ट कर देंगे। थोड़ा-सा चार्ट अपना स्क्वीज़ कर लेते हैं ताकि हम टारगेट देख पाएँ। तो देखिए टारगेट कितना आ रहा है हमारा, 3094 यानी 3100 का टारगेट आ रहा है। तो आपको देखना है, कोलगेट पाल्मोलिव को एनालिसिस करनी है डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, और फिर डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो हमने हाँ, बाकी स्टॉक्स देखे, कोलगेट पाल्मोलिव को हमने वीकली बेसिस पर भी देखा और फिर देखा। तो स
अगर आपको लग रहा है कि चार्ट फॉर्मेशन ठीक है, कैंडल का वीकली बेस पे फॉर्मेशन ठीक है, कंटिन्यूएशन प्लेटफ़ॉर्म है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो अच्छी बात है। तो ये थे आज के स्टॉक पिकिंग्स, स्टॉक वीडियोज़ कैसे लगे ज़रूर शेयर करिए। चैनल के सब्सक्राइबर्स तो ना के बराबर बढ़ रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करिए एक छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।